हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लो अपडेट चैनल। मैं हूं एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर। आपका हिंदी लो कानून चैनल में, आपका टेलीविज़न में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीवानी मामलों के बारे में, ये दीवानी कोर्ट के बारे में, ये दीवानी न्यायालयों के बारे में, ये दीवानी लॉ के बारे में। आज जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 या 1909 से वो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। 1908 के बारे में। 1908 ये एक कॉलोनियल एरिया के टाइप का कानून है, एक बहुत ही रूढ़िवादी कानून है जो कि सन 1909 से लेकर पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है। तो इसी के बारे में आज हम इसका हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, इसका जो बायोग्राफी है, इतिहास है, या फिर इसका जो अर्थ है, परिभाषा है, मीनिंग, डेफिनेशन है, इसेंशियल एलिमेंट्स है, इसके इसेंशियल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, इसके मेरिट, डिमेरिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं या उसका जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, या उसका जो ऑब्जेक्ट है एक्ट का, अधिनियम का, इस सिविल लॉ का भारतवर्ष में क्यों बनाया गया। सिविल लॉ जो है, सिविल कानून, दीवानी मामलों का ये कानून, दीवानी या नागरिक कानून क्यों बनाया गया। ये एक छोटे मोटे टाइप के कानून ही होते हैं, बहुत बड़े टाइप का ये कानून है। इसमें 158 धाराएं, सेक्शन दी गई है। 11 चैप्टरों में इसको 11 जो पार्ट रहते हैं या चैप्टर्स रहते हैं उसमें इसको दिया गया है। और इसमें 4 टाइप्स के पार्ट है। पहले पार्ट में इसके 158 धाराएं 11 चैप्टर में दिए, दूसरे पार्ट में इसमें 5 शेड्यूल में इसको दिया गया है, जिसमें फॉर्म्स रहते हैं या शेड्यूल रहते हैं या अपेंडिसेस रहते हैं या फिर हमारे रूल्स रहते हैं, नोटिस रहते हैं, रूल मेकिंग पावर्स रहते हैं, उनको दिया गया है। और सिविल फॉर्म्स जो रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सिविल फॉर्म हुए या फिर हम उसका जो फॉर्मेट खुद बनाते हैं, एडवोकेट, लॉयर्स, उसका वो फॉर्मेट हुआ। फिर दूसरा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको जो है सिविल या फिर हमारा जो दीवानी मामले होते हैं या रोजमर्रा जिंदगी के जो मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर उनका जो जमीनी मामले होते हैं, ये मेरी जगह, या फिर तेरे घर से उस साइड से धुआं आ रहा है, या तेरी वजह से मेरा यहाँ पर बदबू फैली हुई है, ये वाले मामले होते हैं, या लेन देन के मामले होते हैं, व्यापार के मामले होते हैं, एक्सीडेंट के मामले होते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के मामले होते हैं, या हमारा जो पेमेंट के मामले रहते हैं, या फिर बिजनेस व्यापार में पेमेंट लेन देन रहता है उसके मामले रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मामले हैं, एग्रीमेंट के मामले हैं, फैमिली कोर्ट के मामले हैं, या फिर हमारा जो फैमिली में जो भी दहेज प्रथा के मामले हैं, दहेज लेते देते हैं उसके मामले हैं, या फिर जो महिलाओं और जो बच्चे बुजुर्ग रहते हैं, जुवेनाइल के मामले हैं, ये सारे मामले यहाँ पर आते हैं। या फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के मामले है, ये न्यूसेस के मामले। न्यूसेस क्या होता है कि हमारा जैसे कोई लैंड पोल्यूशन है, या फिर एयर पोल्यूशन है, हवा में जो पोल्यूशन फैलता है, या फिर हमारा जो वाटर पोल्यूशन है, या फिर हमारा जो सिगरेट हवा में पीते हैं क्योंकि पब्लिकली, या शराब पीते हैं, या फिर पब्लिक ट्रंक्विलिटी से जितने भी लेकर मामले हैं, या फिर वो होता है कि जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस वाले मामले हैं छोटे मोटे, या फिर हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे जो अभी कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस का टाइम था, कोरोना वायरस के टाइम क्या हो गया, कोरोना वायरस के टाइम जो है देश बंद हो गया, पूरे राज्य बंद हो गए, उनके मामले हैं। दूसरों को डिजीज बीमारी फैलाने के मामले हैं। ये कब सिविल होते हैं, कब क्रिमिनल होते हैं, दहेज प्रथा कब क्रिमिनल है, कब सिविल है, या फिर ये मामले हैं। जैसे रिवेन्यू कोड के मामले हैं, या फिर हमारे लड़ाई झगड़ों के मामले हैं, या फिर हमारे उनके मामले यहाँ पर ये आते हैं। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंस, इसका महत्व और ऑब्जेक्टिव यही है कि ये पूरे नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक है, चाहे पर्सन है, एलियन है, या फिर बाहर से आए विदेशों से आए हुए लोग हैं, उनके मामलों से रिलेटेड है। तो उनके मामले यहाँ पर निपटाए जाते हैं। सिविल मामले जो है हमारे सिविल कोर्ट्स में दीवानी ये मामले कहलाते हैं। फिर दूसरा इसकी फीचर विशेषताएं क्या है, या फिर जैसे कि ये जो कोड है ये सिर्फ 158 धाराओं में दिया गया, जो कि बहुत ही छोटा कोड है, बहुत कम धाराएं हैं और 158 ही धाराएं हैं। और इसमें बोलते फॉर्म भी आप अपने आप बोलते हैं इसका ड्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बड़े ज़्यादा कम जो है सिविल गवर्नमेंट फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। फिर दूसरा है कि जो सिविल मामले रहते हैं ये जो है फ्लेक्सिबल एक कोड है, इसमें संशोधन आप कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स इसमें कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। कोड का जो हमारे जो कोड के जो प्रोविजन है वो संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज असम मेघालय उनको छोड़कर, असम मेघालय के लिए अलग से जो है हमारा इंडियन या यूनियन जो है सिविल या कॉर्पोरेट लॉ बने हुए हैं और वहाँ पर वो लागू होते हैं। या फिर जैसे विदेश रहते हैं, विदेशों में चलता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जैसे कि इलेक्शन के मामले हैं वो भी सिविल मामलों में ही आते हैं, लेकिन वो कब क्रिमिनल हो जाते हैं, आपराधिक हो जाते हैं। उसमें जो हमारा सीएम है या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है या फिर हमारा प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, उनको कब जो है, वैसे तो सिविल मामलों में छोटे मोटे सिविल मामले उनमें नहीं बुलाया जाता, वो भी यहाँ पर प्रावधान है। लेकिन जो खास स्पेशल सिविल मामले, दीवानी मामले होते हैं, या जो कि अदर जो हमारे सिविल लॉज है, एक्ट है, अधिनियम है, या फिर हमारा उनका जो इंडिविजुअल जो है पार्लियामेंट एक्ट है, या फिर हमारा सिविल लॉज है, उनमें वो दिया गया। यहाँ पर तो सिर्फ प्रक्रियाएं दी गई है, सिविल मामलों की प्रक्रियाएं दी गई है कि कैसे कोर्ट में या फिर न्यायालयों में या फिर पुलिस वाले या डिपार्टमेंटों में उनका जो है निपटारा करना है। लेकिन उसका सिर्फ यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है। यहाँ पर अपराध, सिविल अपराध होते हैं
या सिविल दंडनीय जो हमारे दीवानी दंडनीय अपराध होते हैं उनको यहाँ पर नहीं दिया गया है। कब वो सिविल होते हैं, कब वो हमारे दीवानी होते हैं, या हमारे क्रिमिनल अपराधी होते हैं, या सिविल अपराधी दंडनीय होते हैं, उसके लिए अलग से अधिनियम है। जैसे हमारा लॉ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर हमारा कोई अदर जो ट्रेड लॉ या कॉपीराइट एक्ट है, ऐसे ये एक्ट आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट है, उनमें ये सब कुछ आता है। जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल को जो है जेल में भेज दिया गया है, हालांकि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा सीएम था, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली था, उसको क्या बोलते हैं जेल भेज दिया गया। उसके साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको भी जेल में डाला गया। वो सारे जो थे निर्वाचन के मामले थे और उनको उनमें जेल की सजा मिली और उसमें बड़ा ज़्यादा उनको वहाँ पर जो है डन या फिर जो है वहाँ पर पेमेंट वहाँ पर कंपनसेशन वहाँ पर पे करना पड़ा इलेक्शन के मामलों में जितना भी उन्होंने किया। फिर दूसरा आता है हमारा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, इनके खिलाफ भी लिटिगेशन पिटीशन फाइलें होती है। खासकर सिविल छोटे मोटे ये सिविल मामले हैं उनमें नहीं होती, लेकिन जो दूसरे मामले उनमें इनको भी कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है या फिर उनके लिए स्पेशल बेंचेस बिठाई जाती है। ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि इसमें दिए गए जो छोटे बड़े सिविल मामले हैं उसमें लोक सेवक है कि वो भी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो सकते कोर्ट में, या प्रेसिडेंट है या फिर हमारा जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के है या एडवोकेट जनरल है या अदर जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनको अपीयर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सिविल मामलों में जो होते हैं हमारे पर्सनल प्राइवेट मामले उनके मामलों में है, लेकिन जो दूसरे बड़े सिविल मामले हैं उन पर इनको अपीयर होना पड़ता है कोर्ट में। फिर दूसरा दिया गया है कि जो कोड है ये एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम जब मर्जी इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ दूसरे जो अधिनियम है, कानून है, वो अलग से बने हुए हैं। जैसे फैमिली लॉ के मामले हैं, फैमिली कोड के मामले वो अलग से बने हुए पहले से ही है, या फिर हमारा पेटेंट है, जीआई है, या फिर हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है, तो ये सारे मामले होते हैं। या फिर हमारा टोर्ट लॉ है, तो ये या सिविल दंडनीय जो हमारे एक्ट्स रहते हैं या ऑफेंसेस रहते हैं वो वाले मामले हैं, तो ये सारे उसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया सिर्फ प्रोसेस प्रक्रिया की कैसे कोर्ट में उन सारी अधिनियमों का हम यूज़ करते हैं, उनके थ्रू हम एप्लीकेशन हम जो है फाइल करके जो है केस कोड में बोलते कार्रवाइयाँ करवाई जाती है, और ये सारे मामले यहाँ पर दिए गए। दूसरा है कि जो हमारा कोड है ये संपूर्ण भारत में लागू होने के साथ साथ जैसे विदेशी मामलों में हमारे एलियंस भी है या विदेशी जो लोग यहाँ पर आके किराएदार है या यहाँ पर जमीनें खरीदी है, ड्यूल सिटीजनशिप वाले हैं, उन पर भी ये एक्ट लगता है। लेकिन जो दूसरा सिटीजनशिप एक्ट है या हमारा पासपोर्ट एक्ट है या फिर हमारा जो इमिग्रेशन एक्ट है या माइग्रेशन एक्ट है, माइग्रेशन लॉ है, अधिनियम है, वो वाले कानून उसमें लगते हैं। ड्यूल ट्रिपल सिटीजनशिप अधिनियम एक्ट है, वो वाले एक्ट इसमें लगते हैं कि विदेशी लोग यहाँ आकर के बोलते हैं ड्यूल सिटीजनशिप ले सकते हैं या बाहर जो लोग जाते हैं वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। वैसे मामले हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, और उनका जो भी प्रकरण करना है, सिविल प्रक्रिया कोर्टों में निपटारा करना है या तो डिपार्टमेंटों में निपटारा करना, खासकर न्यायालयों में या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनका यहाँ पर किया जा सकता है। सारे सिविल मामले जितने भी हैं बिजनेस व्यापार से रिलेटेड और जो क्रिमिनल है बिजनेस व्यापार से रिलेटेड, उनका अलग से वहाँ पर अलग से अधिनियम कानून बने हुए हैं जो कि आगे आते रहेंगे अलग से अलग अलग चैनलों में, और यहाँ पर भी उनको क्या होता है कोरिलेट और उनको यहाँ पर डिफरेंशिएट आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि होता क्या है। अभी तो सिर्फ प्रक्रियाओं के बारे में, सिविल दीवानी मामले दीवानी कोड जो होते हैं या पुलिस होते हैं, तो वो कैसी प्रक्रिया क्या क्या उसमें प्रोसेस अपनाया जाता है। हालांकि ये सारी प्रक्रियाएं उन अलग अधिनियमों में भी अलग से दी गई है और वहाँ पर भी वो प्रक्रियाएं दी गई होती है, और तब ये क्या करता है रिप्लेस कर देता है, रिपील कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है। यहाँ पर जो अनुबंध या प्रावधान दिए गए हैं या उनको अनुबंधों को, प्रोविजनों को, लॉज को, अधिनियमों को, क्लोजेस को क्या कर देता है प्रतिबंध लगा देता है, बार लगा देता है और रिपील कर देता है। जैसे यहाँ पर कुछ सेक्शन है, सब क्लोज है, वो दूसरे एक्टों के अधिनियमों के द्वारा रिपील कर दी जा चुकी है पहले से, हालांकि वो है लेकिन उसमें कहते हैं कि रिपील्ड है, प्रोहिबिटेड है, रिप्लेस्ड है, आप दूसरा एक्ट पढ़े। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है जैसे वो मामला था। तो उसमें अगर आपको इसमें आगे और जानकारी चाहिए तो इसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, और आगे इसमें आपको नई नई जानकारियाँ इसमें आती रहेगी। अब आगे जो चैप्टर बाई चैप्टर पूरे अधिनियम के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। नाउ कंटेंटेड हेडिंग्स विद सेक्शन चैप्टर्स ऑफ द एक्ट CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब हम बात करेंगे प्रथम अध्याय पहला चैप्टर जो कि दिया गया प्रिलिमिनरी धारा सेक्शन 1 से लेकर 8 तक, जिसमें दिया गया शो टाइटल प्रारंभिकता, शो टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड। शो टाइटल में आता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और एक्सटेंड होता है ये पूरे भारतवर्ष में, नागालैंड को छोड़कर और जो ट्राइबल एरियाज है। दूसरा इसमें कि कमेंसमेंट 1908 से 1909 से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। और दूसरा इसमें आते टाइप्स ऑफ कोर्ट और सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, मतलब अधीनस्थ न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट, उसके अधीन आएंगे जितने भी रेवेन्यू कोर्ट है या स्मॉल कोर्ट कोर्ट है, वो सब इसमें आएंगे। जैसे सब डिविजनल कोर्ट है, जिला स्तरीय तहसील म्यूनसिपल कोर्ट है या फिर हमारी पंचायत कोर्ट है, इसके अधीनस्थ आएंगे जितने भी टाइप के स्मॉल कोर्ट है। या फिर उसमें आता है इसका जूरिसडिक्शन में आता है जैसे जितने भी ये रेवेन्यू सिविल कोर्ट है इनका जूरिसडिक्शन कि कौन से केस
इसके दायरे में आते हैं, इसके अंडर आते हैं, जो भी इसमें सिविल केसेस रहते हैं। अगला अध्याय है हमारा पार्ट 2 चैप्टर 2। इसमें दिया गया है धारा 2 से लेकर 35 सेक्शन तक दिया गया है। इसमें दिया गया टोटल इसमें 27 धाराएं सेक्शंस आती हैं। इसमें दिया गया सूट्स इन जनरल, सामान्य जो दावे रहते हैं और उनके प्रकार रहते हैं और वो किस तरह से रहते हैं और उनका क्या प्रक्रिया प्रोसीजर होता है उनके बारे में दिया गया। जैसे कि रेस जुडिकाटा रहता है, या फिर हमारा रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, या फिर रेस सब जुडिस का है। रेस जुडिकाटा होता क्या है कि पूरा जो ऑर्डर रहते हैं या पूरा जो डिक्रीज रहती है उनके बारे में, पूरा में जो क्या बोलते हैं जो पहले दे दिए जा चुके हैं किसी सामान्य सेम कोर्ट द्वारा, या किसी सेम पार्टियों के बीच, पक्षकारों के बीच, या सेम जो रहते हैं हमारे जो सब्जेक्ट मैटर रहता है, विषय वस्तु रहती है केस दावे को लेकर या फिर हमारे क्या बोलते हैं वाद को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया कि दोबारा जो है उसी न्यायालय में हम दोबारा क्या बोलते हैं केस या दोबारा वाद चला नहीं सकते जिस न्यायालय में हमें डिक्री मिल चुकी है, या फिर निष्पादन जो डिक्री का जो निष्पादन रहता है, एग्जीक्यूशन रहता है ऑर्डर का, वो दोबारा वहाँ पर हम दोबारा वाद नहीं चला सकते। फिर इसमें दिया गया है कि जो रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत दिया गया है 11 में हमारा धारा में, इसमें रहता है, इसमें दिया गया है कि आप अपील, रिवीजन और रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं धारा 11 के अगेंस्ट में। फिर दूसरा आता है कि बार ऑफ सूट या फर्दर सूट दोबारा दावा या दोबारा जो है वाद करने से रोकना, पक्षकार जो है जिसके फेवर में हुआ, जिसके अगेंस्ट में हुआ, दोबारा वाद नहीं कर सकता उसी न्यायालय में जहाँ से हमें क्या बोलते हैं ऑर्डर, डिक्री, एग्जीक्यूशन मिला, या किसी अदर न्यायालय में। यहाँ पर दिया गया बार ऑफ सूट, मतलब उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। ये सिद्धांत आता है हमारा रेस सब जुडिस का सिद्धांत कि दोबारा आप केस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप अपील है, रिवीजन है, रिव्यू है, वो आप इसमें कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा स्टे ऑर्डर का या स्टे ऑफ सूट का या स्टे डिक्री लेने का, कि जैसे कि जो वाद है, जो पक्षकार है, उसका स्थगन, उसको रोकने के लिए, कि जैसे कोई जमीर जायदाद के है, या फिर हमारा जो किराए के संबंध के है, या जो मालिक और किराए के है, या फिर हमारा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के है, जो हमारी बंधक प्रॉपर्टीज़ है, संपत्ति है, उनके बारे में है कि पक्षकार क्या कर सकते हैं, स्टे ऑफ ऑर्डर का या स्टे ऑफ सूट का ये एप्लीकेशन इस धारा 10 में फाइल करवा सकते हैं। और इसमें आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं डिक्री के लिए, ऑर्डर के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। जो पक्षकारों का जो वाद जो अभी ट्रायल में चला हुआ है या इंक्वायरी में चला हुआ है, उनको रोकने के लिए वो एप्लीकेशन स्टे ऑर्डर, जब भी दावा जो वाद है चल रहा है, केस चल रहा है, उस या ऑर्डर हो चुका है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, या वो वाद चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तब भी आप क्या बोलते हैं स्टे ऑर्डर का या स्टे ऑफ सूट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं धारा 10 में। और इसमें है कि जो पक्षकार है जो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है या वाद कर रहा है, उसके लिए उसको 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक उसका जो है फीस लगता है फाइल करने के लिए, और वकीलों का अलग रहता है। लेकिन जो कोर्ट की फीस रहती है स्टे ऑर्डर लेने के लिए किसी भी मामले में, फिर दूसरा रहता है और वो अधिक भी हो सकती है। ये जो स्टे ऑर्डर रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिनों में उसके लिए क्या बोलते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन 6-7 दिनों में स्टे ऑर्डर लग जाता है। कोई जैसे भूमि की खुदाई कर रहा है आपकी भूमि की फॉर एग्जांपल। फिर दूसरा होता है कि जैसे कि वो कब तक रहता है, वो उसका जो लिमिटेशन रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहता है। 6 महीने से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा, ऑर्डर में कहा 6 महीने से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो कानून अधिनियम में दिया गया है वो है 6 महीने का। फिर दूसरा आता है कि फॉरेन जजमेंट और जो फॉरेन जो दावे रहते हैं उनके बारे में दिया गया है कि वो कब गलत होते हैं और सही होते हैं, उनमें जो भी ऑर्डर मिलते हैं कि उनको फॉरेन जजमेंट या केसेस सूट होते हैं या डिक्रीज होते हैं, विदेशी ऑर्डर जजमेंट। इसमें क्या होता है जो पक्षकार होते हैं कि जैसे कि जो फॉरेन जजमेंट या ऑर्डर लिए गए हैं वो या तो फिर जो फॉरेन लॉ है उसके विपरीत है उसमें लिए गए हैं, या फिर लिए गए हैं कि जैसे कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिए दिए गए हैं, या फिर जैसे रहता है जो हमारा नेचुरल जस्टिस रहता है, प्राकृतिक न्याय रहता है, उसके अगेंस्ट में लिए गए, उसके फेवर में नहीं है, या जो हमारी लोकल लॉ है उसके अगेंस्ट में है। फॉरेन लॉ जैसे कोई फेडरल है, फॉरेन जजमेंट ऑर्डर 2 तरह की होती है कार्रवाइयाँ, जैसे विदेशी न्यायालय द्वारा हमारी देशी न्यायालयों को भेजना या देशी न्यायालय द्वारा फॉरेन न्यायालयों को भेजना। तो इस तरह से ये रहता है। फिर जैसे रहता है जो पक्षकार होते हैं हमारा वाद करते हैं, हमारा वादी रहते हैं, जैसे हमारा प्लेंटिव रहता है, डिफेंडेंट रहता है हमारा, उसमें कहते हैं वादी जितने भी रहते हैं दोनों पक्षकार, उनमें क्या होता है कि उनको या फिर हमारा कोई विटनेस रहता है या कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे जो प्रूफ रहते हैं हमारा, जैसे कि उनके लिए समन भेजना रहता है, समन की एप्लीकेशन होती है, या फिर हमारा जो वारंट की एप्लीकेशन होती है, या कोई कागज है, कोई दस्तावेज है, या कोई प्रूफ है, या फिर कोई ऐसा हमारा मतलब जो डॉक्यूमेंट है या प्रॉपर्टी अटैच है उनको कोर्ट में अपीयर करवाना है, या फिर जैसे कि हमारी जो वादी है पार्टी है वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं,
फिर गिरफ्तारी के वारंट भेजे जाते हैं या उनको प्रोड्यूस या पीयर कोर्ट में प्रस्तुत होने के ऑर्डर या वारंट भेजे जाते हैं, समन भेजे जाते हैं, अरेस्ट करने के भेजे जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है कि जैसे कोस्ट के बारे में, कि कोस्ट लागत लगाना या ब्याज लगाना। जैसे कोस्ट की लागत की बात करते हैं, जैसे जो पक्षकार है उनमें से एक पक्षकार क्या कर रहा है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा कार्यवाही में, या फिर जो है हमारे सबूत है, प्रूफ है, एविडेंस है, उनको वो वहाँ पर दे नहीं रहा है, वारंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो दूसरे पार्टी वाला है डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देगा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को देगा क्या, लागत कोस्ट दोनों में से जो भी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा बनी पैसा। फिर दूसरा आता है क्योंकि उसने कोर्ट का भी और उनका भी टाइम खराब करा और डेटे खराब करे, ग्राहक खराब करे। फिर दूसरा आता है कि जो हमारे पक्षकार रहते हैं, जैसे बोरड केसेस में रहता है या हमारा समर केसेस में रहता है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कोई संपत्ति रहती है या उसमें ब्याज लगना रहता है, जैसे कि उसने उसमें सिक्योरिटी बोर्ड या सिक्योरिटी नहीं दिया या उसका जो पैसा लगता है वो नहीं दिया, तो उसमें ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अटैच बंधक प्रॉपर्टी रहती है, उसका वो केस का जो पैसा नहीं दे पा रहा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाती है, बंधक कर ली जाती है, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। सिविल जो जेल रहती है, जो जजेस रहते हैं, क्योंकि जजेस का मतलब होता है सिविल जजेस, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट यूज नहीं होता, सिविल। 235 तक जो धाराएं है हमारी 27 धाराएं, इसमें दिया गया है हमारे जो टाइप्स ऑफ पक्षकार रहते हैं या जो हमारे टाइप्स ऑफ सूट्स रहते हैं, डिग्रीज रहते हैं, ऑर्डर्स रहते हैं, या टाइप्स ऑफ वाद रहते हैं, केसेस सूट रहते हैं, उनके बारे में दिया गया है सिविल सूट। अगला है हमारा अध्याय 3 पार्ट 2 में आता है अध्याय 3 चैप्टर 3, जो कि दिया गया है हमारा धारा सेक्शन 36 से लेकर 74 तक दिया गया है, जिसमें टोटल जो कुल मिला के 39 धाराएं सेक्शन आती है, और जो कि जिसमें बताया गया है एग्जीक्यूशन के बारे में। जो एग्जीक्यूशन रहता है, चाहे वो डिग्री का है, चाहे ऑर्डर का है, चाहे जजमेंट का है, या फिर जो इंक्वायरी है या ट्रायल है, उनका एग्जीक्यूशन करवाना है, उनके बारे में मतलब निष्पादन करवाना है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एग्जीक्यूशन जो निष्पादन की जो डिग्री ऑर्डर और जजमेंट है वो कोर्ट दे सकता है, वो कोर्ट कर सकता है। जैसे कोई भी सिविल न्यायालय है हमारा, या स्मॉल कोजेस कोर्ट है, या फिर हमारा रेवेन्यू कोर्ट है, या जितने टाइप के भी हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, चाहे वो तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर हमारा कोई जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी कर सकता है। फिर जैसे इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री और ऑर्डर जजमेंट, उसका ट्रांसफर करना रहता है, या फिर उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है। तो जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है डिग्री ऑर्डर निष्पादन का, वही कोर्ट वो भी कर सकता है ट्रांसफर। दूसरा आप हायर कोर्ट जो है उस स्टेट में, उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट होता क्या है, जैसे कोई दैनिक कोर्ट होता है, या सिटीजन नागरिक कोर्ट होता है, या न्यायालय होता है, या फिर हमारा जो दीवानी कोर्ट होता है, या दीवानी न्यायालय होता है, या दीवानी मामले होते हैं, नागरिकों के मामले होते हैं, सिविल मामले जमीन को लेकर, किराए को लेकर, किराएदार और मालिक के बीच, या दूसरे कोई उधारी के है, डेप्ट के है, या कोई हमारा लेन देन के मामले हैं, या कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के है, या लीज के है, ये होते हैं सिविल मामले। और इनमें क्या होता है कि इनमें जब सिविल न्यायालय, जिसको हम जज कहते हैं, या सिविल जज या सिविल कोर्ट कहते हैं, न्यायालय कहते हैं, वो क्या करता है, ऑर्डर देता है जज जो है, और जो ऑर्डर जितने भी रहते हैं उनको ऑर्डर या डिग्री कहते हैं, या जजमेंट कहते हैं, या सिविल ऑर्डर, सिविल जजमेंट। और जब दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, आपने मेरे से उधार लिया है और आपके ऊपर मेरा उधार है, तो आप रेडी हो, या बैंक से लिया, मेरे से लिया है, या आप किराएदार हो, तो कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, जजमेंट डिग्री आती है कि आपको क्या है कि वहाँ से उसको खाली कर देना है। लेकिन आप खाली नहीं करते हो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो वहाँ से क्या दिया जाता है, डिग्री एग्जीक्यूशन ऑर्डर या निष्पादन ऑर्डर या एग्जीक्यूशन डिग्री या वो फाइल या एप्लीकेशन फाइल करवाई जाती है कि उसको दोबारा से बोला जाए और खाली करवाया जाए, और फिर उसके बाद वो उस लीज वाली ज़मीन को या जगह को, किराए की ज़मीन को, या उसको खाली करता है। अगर नहीं करता है, कोर्ट की बात बोलते हैं। अभी दूसरा आता है कि न्यायालय में जब भी आप आते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो पक्षकार होते हैं, पार्टियां होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर क्या होते हैं, उधारी है, उधार लगा हुआ है, और या फिर आपने बैंक से उधार लिया है, या फिर आपके बीच कोई बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर कोई लेन देन हुआ है, और उसका जो ऑर्डर आपको पूर्व में मिल चुका है कोर्ट से, ट्रायल में, इंक्वायरियों में, केसेस में जजमेंट मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा आपका ऋण उधार पेमेंट आपको नहीं दे रहा है, या कोर्ट की जो फीसेज है उनको भी नहीं दे रहा कोर्ट को, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है, संपत्ति रहती है, चाहे वो अचल संपत्ति है, चाहे चल संपत्ति है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बंद कर लिया जाता है, उसको सीज कर दिया जाता है, और उससे फिर जो हमारा कोर्ट रहता है वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का जो पेमेंट रहता है, कॉस्ट रहता है, ब्याज रहता है, सारा रिकवर करता है। दूसरा चीज़ होता है कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी की आपको जमीन खाली करने के लिए कहा, कार खाली करने के लिए किराएदार को किराया नहीं कराया, फिर जैसे होता है कि 1000 रुपये या किसी ने उधार लिया है तो उसको 3 महीने 6 महीने की सजा हो जाएगी, 500 रुपये का उधार लिया है 3 महीने की सजा हो जाएगी, या फिर किसी ने 500 रुपये का उधार लिया तो उसको 1.5 महीने की सिविल जेल में कैद किया जाता है, और या फिर वो पेमेंट कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। और ऐसे ही होता है जैसे हज़ारों लाखों रुपए के, तो उसमें 5 साल 7 साल 10 साल की सजा होती है, ऑर्डर नहीं पाते, या फिर एग्जीक्यूशन होता है कि जैसे सेल करवा दी जाती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा ऑर्डर करके, फिर या एग्जीक्यूशन ऑर्डर करके, या नॉर्मल ऑर्डर करके, और
उससे फिर जो रहता है पेमेंट रहती है, चाहे न्यायालय को दे रही है चाहे दूसरे पक्षकारों को दे रही है, उसको किया जाता है, या फिर उसको क्या करवाया जाता है, उसको भी बेच देता है न्यायालय आपकी ज़मीन को, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, और वहाँ से वो रिकवर करता है हमारा जो है पेमेंट जो कोर्ट की है, चाहे वो फिर दूसरे पक्षकारों की है, वकीलों की है, जिसकी आप पेमेंट नहीं दे रहे। दूसरा इसमें एक बार या फिर प्रोविट किया गया है कि जो महिलाएं होती है उनके मामलों में उनको बोलते हैं यहाँ से दूर रखा गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और बाकी क्या बोलते हैं जो पुरुष रहते हैं उनको सिविल कोर्ट में क्या बोलते हैं बंद कर दिया जाता है। फिर तीसरा आता है कि जैसे ट्रांसफ़र करने का रहता है, जैसे ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिविल कोर्ट टू अनदर सिविल कोर्ट है, जो हमारा जो राज्य है उसी के अदर सिविल कोर्टों में, या फिर जो दूसरे सिविल कोर्ट आते हैं हमारे दूसरे राज्यों में, वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन देना है, उसके बारे में जो पावर शक्ति है वो यहाँ पर दिया गया, अधिकार दिया गया न्यायालयों के, सिविल न्यायालयों के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो डिग्री देता है उसी न्यायालय के। फिर उसमें आता कि जैसे वारंट और ये समन भेजे जाते हैं कि आप कहीं के लिए जो जजमेंट डेप्टर कोर्ट होता है जिसके अगेंस्ट में डिक्री या ऑर्डर दिया गया है, आप वो कहीं के लिए क्या बोलते हैं पेमेंट दे रहे हैं, या मामले आते हैं कि जो एग्जीक्यूशन निष्पादन अधिकारिता रहती है कोर्टों की, सिविल न्यायालयों की, कि जैसे विदेशी कोर्ट में रहता है, विदेशी जहाँ पर ये जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड अधिनियम है ये लागू नहीं होता, जहाँ पर इसकी कोई भी सेक्शन धारे लागू नहीं होती, जैसे नागालैंड है या फिर हमारे ट्राइबल एरियाज है या विदेशी जो हमारे कोर्ट है या फॉरेन कोर्ट है, या वहाँ पर ये लागू नहीं होता। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार है, राज्य सरकार है या सेंट्रल या यूनियन सरकार है, क्या बनाती है, कस्टम बनाती है, लॉ बनाती है या कानून बनाती है, या फिर कॉर्पोरेट कानून बनाती है, विदेशी मामलों में सिविल कॉर्पोरेट कानून बनाती है, फिर उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है मामले निपटाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे निष्पादन का है हमारा कि इसमें ट्रांसफर का है, या फिर डिग्री होल्डर क्या करता है उसको, जैसे कोई डिग्री या एग्जीक्यूशन कोर्ट रहता है जो एग्जीक्यूशन जिसके अंतर्गत ये क्या बोलते हैं प्रोविजन नहीं आते, तो क्या करता है कि जहाँ पर जिसके अंतर्गत ये क्या बोलते हैं इस धारा इन धाराओं के या इस एक्ट अधिनियम सीपीसी के क्या बोलते हैं प्रोविजन लगते हैं, वह उन न्यायालयों में इसको सिविल न्यायालयों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो क्या होते हैं माननीय नहीं होते जहाँ से ये डिग्री मिली होती है, जहाँ पर ये प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। दूसरा आता है कि जो हमारे न्यायालय होते हैं उसमें जैसे अरेस्ट और डिटेंशन का है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अगर वो मानते नहीं है, जितने भी हमारी पार्टीज है, विटनेस है, या फिर हमारा ऑर्डर नहीं मानता। अगला आता है हमारा नेक्स्ट अध्याय चैप्टर 4 अध्याय 4, जो कि दिया गया है हमारा सेक्शन धारा 75 से लेकर 76, 77 और 78 में 4 धाराओं में दिया गया है, और इसमें दिया गया है इशूएंस ऑफ कमीशन, या फिर जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स रहती है जो कि आकस्मिक कार्यवाहियाँ रहती है, कि जैसे कोई आकस्मिक कार्यवाहियाँ होती है जैसे सप्लीमेंट्री कार्यवाहियाँ। इसमें क्या होता है कि जैसे जो कोर्ट है जो ऑर्डर देता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर देता है या अदर ऑर्डर देता है, तो वो क्या करता है कमीशन अपॉइंट करता है, इशू करता है, शुरू करता है या बनाता है, मतलब आयोग बनाता है जो कि जांच पड़ताल करता है कहे कि जैसे कोई ऑर्डर हुए हैं, जजमेंट हुए हैं, एग्जीक्यूशन हुए, सिविल जितने भी हमारे, तो उसमें क्या है कि वो एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए हैं, कि मतलब जैसे कि एग्जीक्यूशन जो नॉर्मल ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद भी उसको जांचने पड़तालने के लिए आयोग नियुक्त करता है कि जैसे कि हमारा कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर का जो प्रवर्तन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जैसे कि हमारा कोई पर्सन है या कोई हमारा विटनेस है या कोई एक्यूज्ड है, पिटिशनर है, उनको जांचना परखना है, या कि जो प्रॉपर्टी सीज्ड है, बंधक है, उसकी सेल करवानी है पेमेंट रिकवर करने के लिए, या एक्सपर्ट्स है उनका ओपिनियन है, या फिर जो हमारा एग्जामिनेशन करवानी है, या फिर प्रेसिडेंशियल लॉज है, जैसे कि लोकल इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारी जो लोकल कार्यवाहियाँ रहती है, कानूनी कार्यवाहियाँ या कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही है, न्यायालय की कार्यवाहियाँ है, या फिर हमारे जैसे प्रेसिडेंशियल लॉज है या फिर हमारे यूनियन लॉज है, उसमें कार्यवाहियाँ करवानी है कि वो ऑर्डर सचमुच हुआ है या नहीं। जैसे कि फॉरेन वाले, जैसे फॉरेन में जहाँ पर ये अनुबंध जो है, ये प्रोविजन या लॉज या अधिनियम या ये धाराएँ जो है इस सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की लगती नहीं है, तो उसमें फॉरेन कोर्ट होते हैं, जैसे कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसने क्या करा है दूसरे राज्यों में अपने बोलते हैं सिविल कोर्ट खोले हैं, या फॉरेन विदेशों में अपने कोर्ट बनाए हैं गवर्नमेंट है, या कोई फिर उसमें क्या होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत वो क्या करते हैं, जब कोर्ट खुले हुए तो सिविल कोर्ट खुले तो सिविल कानून भी खुलेंगे, विदेशी सिविल कानून भी बनेंगे, जिनको कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ या सिविल कॉर्पोरेट लॉ या सिविल कॉर्पोरेट अधिनियम कहते हैं। जैसे विदेशों के साथ क्या होते हैं, वहाँ पर विदेशों में अपने न्यायालय खोले हैं सिविल न्यायालय, तो वहाँ पर कानून भी चलेंगे, तो उसके उपबंध यहाँ पर फिर स्टार्ट होते हैं लगेंगे, तो उसमें फिर क्या होता है कमीशन अपॉइंट होता है कि फॉरेन कोर्ट द्वारा या विदेशी कोर्टों द्वारा न्यायालय द्वारा क्या होता है कमीशन या आयोग जारी करना या बनाना। फिर जो कि क्या करता है कि जैसे जो इन्वेस्टिगेशन करवाता है ऐसी कार्यवाही, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर हुआ है उसमें भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि क्या उसका ढंग से उसके बाद वहाँ से वो बंदा छोड़ दिया जाए। अगला है हमारा अध्याय 5 चैप्टर 5, जो कि आता है धारा सेक्शन 79 79 से लेकर 88 88 तक, जिसमें आती है टोटल जो कुल मिला के 10 धाराएँ आती है, और जो कि दिया गया सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, जो कि दावे है या वाद है, या फिर हमारा जो सिविल सूट है, केसेस है या वाद है या मुकदमे है, जैसे सिविल सूट का मतलब होता है मुकदमा या वाद, तो वो जब किए जाते हैं किसके द्वारा, इन स्पेशल केसेस या फिर इन पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट है या सरकार है, स्टेट है, यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो क्या करती है केस करती है
अगेंस्ट किसी पर्सन के या कंपनी के या एंटिटी के या उसके सरकार के अगेंस्ट कोई केस करता है, सिविल केस सूट करता है, कोई पेमेंट का है, कोई रिकवरी का है, कोई कॉस्ट का है, या कोई डैमेजेस का है, या कोई दूसरा मानहानियों का है, या फिर कोई दूसरे क्या बोलते हैं व्यापार का है, या फिर दूसरा जो गवर्नमेंट कंपनियों की या राज्य सरकार की, जैसे उसमें आता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया रहता है तो सरकार कर सकती है और उसके अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। दूसरा आता है नोटिस या एप्लीकेशन, जैसे कि नोटिस दिया जाता है वहाँ से, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सरकार को नोटिस भेजा जाएगा कोर्ट से, सिविल न्यायालय से। फिर उसमें आता है कि जैसे फॉरेन गवर्नमेंट रहती है या फॉरेन के जो ऐसे कि जो विदेशी न्यायालय रहते हैं उनके अगेंस्ट, या डिप्लोमेट रहते हैं या जो विदेशों से आकर यहाँ पर है, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विदेशी रूलर्स के, गवर्नमेंट के, सरकार के, या फिर जैसे कि कोई बड़ी कंपनियाँ उनके वो भी रूलर कहलाते हैं। फिर जैसे कि हमारा जो फॉरेन से आके इंडिया में क्या बोलते हैं एज ए टेनेंट रह रहा है, लीज में रह रहा है, या ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कॉर्पोरेट कर रहा है यहाँ रह के, या फिर वहाँ रह के, या फिर यहाँ किराए में रह रहा है, या यहाँ किराए में बिजनेस कर रहा है, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ अपनी ज़मीन खरीदा हुआ है, तो वो उसके अगेंस्ट में वाद मुकदमा करना, सिविल मुकदमा, और उसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट में चलाई जाती है, लगाई जाती है। फिर होता है कि एलियंस होते हैं, एलियंस जो आते हैं बाहर अंतरिक्षों से, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर आप बात कर सकते हैं बिना परमिशन के। आप एलियंस यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे कुल राज्य सरकार या देश दुनिया कंट्री में, तो उसके एलियनों के अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है, केस कर सकते हैं। एलियन हमारे अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते, बट उसको सुनने का मौका दिया जाता है पूरा पूरा। फिर होता है कि जैसे कि इनमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो सरकार रहती है, राज्य सरकार रहती है, उसका टाइटल आता है जैसे यूनियन ऑफ इंडिया, या कोई पार्टी रहती है जैसे कोई जो कि सरकार में अभी, तो उसके अगेंस्ट में आता है कि भारत सरकार है, तो भारत सरकार यहाँ पर आता है और उस पर्टिकुलर कंपनी और पर्सन का नाम वर्सेस आता है। अगला आता है हमारा अध्याय चैप्टर 6, छठवां चैप्टर आता है, अध्याय आता है, जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 89 90 से लेकर 93 तक, 93 तक, जिसमें टोटल 5 धाराएं हैं, 5 सेक्शन है, जिसमें दिया गया स्पेशल प्रोसीडिंग। स्पेशल प्रोसीडिंग में क्या आता है, विशेष कार्यवाहियाँ। इसमें क्या आता है कि जैसे सेटलमेंट करवाई जाती है कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, तो उसमें जैसे कोई भी सिविल मामले हैं उसमें सेटलमेंट करनी है या कंप्रोमाइज़ करना है, तो उसके लिए उनको भेजा जाता है न्यायालय में, होता है जैसे जुडिशियल सेटलमेंट होती है ना। या फिर क्या उनको कहा जाता है कि आप जाओ बाहर, जो हमारे लोक अदालतें हैं वहाँ जाकर सेटलमेंट करवाओ, या फिर हमारा जो आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलेशन है, या फिर हमारा जो मीडिएशन ट्रिब्यूनल कोर्ट है या आर्बिट्रेशन कोर्ट है, या फिर हमारा उन कोर्टों में जाओ जो कि 1996 और 2003 और 2023 एक्ट में आते हैं, उन पर जाके अपनी सेटलमेंट करवाओ, अपनी कार्रवाइयाँ करवाओ और सेटलमेंट करवाओ लोक अदालतों में। तो इस तरह के वहाँ पर उनको बताया जाता है। मीडिएशन मतलब कोई एजेंट या फिर हमारा कॉन्सिलेटर, वो सब एडवोकेट ही होते हैं, और उनके थ्रू वो जाके एडवोकेट होते हैं, और वो क्या बोलते हैं मीडिएटर कोड होता है, एडवोकेट होता है, कॉन्सिलेटर एडवोकेट होता है, अधिवक्ता होता है, वकील होता है हमारा, ये कॉन्सिलेटर एडवोकेट, ये सब कहलाता है। कि जैसे इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहता है, जो कि गवर्नर और सीएम के से ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी पावर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला आता है इसी में कि जैसे जो चैरिटीज़ होती है, चैरिटीज़ बनाई होती है या ट्रस्ट बनाई होते हैं, तो उसमें जो पावर रहती है एडवोकेट जनरल की, कि उनको क्या बोलते हैं, या फिर वो जो ओपिनियन रहता है कोर्ट का, उसको उसकी वो स्टेटमेंट मांगता है कि कहीं के लिए बाहर सेटलमेंट करवाया जाए, उसका वो क्या बोलते हैं वहाँ से रिपोर्ट मांगता है। तो ये सारी पावरें होती है एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट जो रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोवरेन होता है एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट, राज्य का, हाई कोर्ट का। और वो क्या करता है कि चैरिटीज़ रहती है या ट्रस्ट रहते हैं, तो उनको या तो उनको हटाता है, अपॉइंट करता है, या चैरिटीज़ को अबोलिश करता है, उनको बंद कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है, बंद कर देता है। ये सारी उसकी पावरें रहती है। या ट्रस्ट रहते हैं, जैसे कोई रिलीजियस ट्रस्ट है या चैरिटीज़ है, उनको क्या कर देता है, उनको बंद कर देता है, या उसमें जो भी उसमें कानून बनाना है, रूल बनाने हैं, उसको लेकर वो कानून बनाता है, या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है उनको वो इन्वेस्टिगेट करता है इस चैप्टर, इन धाराओं के अंतर्गत। अगला आता है जैसे पब्लिक न्यूसेंस का, इसी चैप्टर में इन 5 धाराओं में दिया गया है 90 से लेकर 93 तक, जिसमें कि जो लोक अशांति फैलाई जाती है, या अदर जो पब्लिक न्यूसेंस किए जाते हैं, या सिविल ऑफेंस किए जाते हैं, अपराध किए जाते हैं, या अपकृत्य किए जाते हैं, टोट किए जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जैसे हमारा आता है लैंड और एयर और फलाना पोल्यूशन फैलाए जाते हैं, पब्लिकली सिगरेट पी जाती है, शराब पी जाती है। अध्याय चैप्टर 7वां आता है हमारा, जो कि आता है धारा सेक्शन प्रोसीडिंग या इंजंक्शन ऑर्डर, व्यादेश ऑर्डर या डिक्री और सप्लीमेंटर, ये प्रोसीडिंग कार्यवाही करवाई जाती है। कि जैसे क्या होता है, जब भी जो डिफेंडेंट रहता है प्लेंटिफ केस फाइल करता है, 2 वादकार होते हैं, पक्षकार क्या करता है, जो वादी है वो वाद करता है, और जो दूसरा डिफेंडेंट रहता है हमारा, उसके अगेंस्ट में करवाया जाता है, केस फाइल किया जाता है, और वो क्या उससे भागा जाता है कि रीजनेबल ग्राउंड उससे भागे जाते हैं कि वो कोर्ट में अपीयर हो, उसकी अपीयरेंस के लिए, या फिर उसके लिए उससे सिक्योरिटी मांगी जाती है, या सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा जाता है, और वो क्या बोलते हैं देने से मना कर देता है या नहीं देता है। ये कोर्ट के जो नोटिस है, लीगल नोटिस है, अरेस्ट वारंट है, दूसरे उनको वो मानने से उसकी अवहेलना करता है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करवाई जाती है, स्पेशल प्रोसीडिंग करवाई जाती है। फिर एक आता है दूसरा, कि अगर जब वो कोर्ट में आ जाता है और अपना ग्राउंड रख देता है अपने एडवोकेट के साथ, तो वहाँ पर
वो क्या करता है, इंजेक्शन ऑर्डर या शूट करता है, जैसे ही वो ऑर्डर पर ग्राउंड्स पर लगाता है अपने अपने बचाव में, वहाँ पर बताता है कोर्ट को कि जो भी उसको अरेस्ट किया गया था या उसकी इंजंक्शन ऑर्डर या आदेश ऑर्डर क्या होता है कि जैसे ही जो प्लेंटिव था, जिसने जो वाद करता था, जो वादी था, जिसने मुकदमा चलाया था, उसके अगेंस्ट जो है उसका जो एडवोकेट है और वो जो प्रतिवादी है हमारा डिफेंडेंट, वो क्या कर देता है, वहाँ पर ग्राउंड रख देता है, रीज़न बता देता है कि जो उसकी गिरफ्तारी करवाई गई थी या उसके जो प्रॉपर्टी अटैच करी गई थी या सीज करी गई थी, वो सारा क्या था, अगेंस्ट लॉ था, और उसने वो सारी ग्राउंड अपने बचाव में रख दिए हैं। और वहाँ से कोर्ट इसको इंजेक्शन ऑर्डर देता है कि उसको जेल से छोड़ा जाए, या जो सिविल सेल रहता है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो छोड़ी जाए, जितने भी। और जो स्टार्टिंग में जैसे ट्रायल इंक्वायरियों पे चलता है कि केस वही पता लग जाता है ग्राउंड में, वहाँ पर वो ग्राउंड रख देते हैं कि ये जो केस होता है उसके अगेंस्ट में गलत तरीके से फाइल किया गया है, गलत उसमें फर्जी केस किया गया है, वाद किया गया है, तो उसमें क्या है, इंजेक्शन की एप्लीकेशन देके उसको प्रतिवादी को छुड़ा लिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी हर एक चीज़। और क्या करना पड़ता है, जो वादी होता है प्लेंटिव, वो देता है कंपनसेशन, उसको बार हानि का कंपनसेशन है, पैसा देता है, रुपया देना पड़ता है, जितना भी उसका खर्चा हुआ है, वकील का हुआ है, या कोर्ट की फीसेस का हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का हुआ है, अटैचमेंट का हुआ है, सीज का हुआ है, आड़े जाड़े का हुआ है, जितने भी खर्चे वो सारे उसको लुटाए जाते हैं। प्लस जो जेल में वो बंद रहा, कम से कम उसका जितने बड़े अमाउंट का था तो 50,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये में उसको कंपनसेशन लुटाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा अध्याय 8वां, जो कि दिया गया है हमारा धारा सेक्शन 96 से लेकर 112 तक ये दिया गया है। और इसमें दिया गया है टोटल 17 धाराएं इसमें आती है, सेक्शनें आती है। और इसमें बताया गया है अपील के बारे में, जैसे अपील करी जाती है, जैसे कोई भी ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, डिक्री ऑर्डर है, इंजंक्शन ऑर्डर है सिविल कोर्ट में, सिविल केसेस जज के पास या सिविल कोर्ट में, इसमें अपीलें करी जाती है। इसमें बताए गए अपीलों के टाइप्स, कितने प्रकार की अपीलें रहती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आप कितनी बार अपील कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए, इंजंक्शन के लिए 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, तो 2 बार, इसमें 2 से ज़्यादा बार हम अपील नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो भी लोअर सबॉर्डिनेट हमारा कोर्ट रहेगा, सिविल न्यायालय रहेगा, उससे हम हायर वाला जो न्यायालय है वहाँ पर हम अपील कर लेते हैं। फिर दूसरा होता है स्पेशल अपील, होती है डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है, जिनको हम लिटिगेशन या पटिशन या महाभियोग कहते हैं, वो कर सकते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पर अपीलों में बताया गया है कि कहाँ कहाँ हम अपील नहीं कर सकते। तो अपील जैसे हमारा जो इसके जुरिडिक्शन के बाहर रहता है सब्जेक्ट, वहाँ पर हम अपील नहीं कर सकते क्षेत्राधिकार के। यहाँ फिर फॉरन जो न्यायालय रहते हैं वहाँ पर भी हम अपील कर सकते हैं, जो कि इन उपबंधों के अंतर्गत, सेक्शनों के अंतर्गत। अगला आता है हमारा अध्याय 9, सेक्शन धारा 113 से लेकर 15 तक, जिसमें 3 धाराएं आती है। और इसमें दिया गया है रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू के बारे में। पुनरीक्षण की एप्लीकेशन या वाद करना है, केस करना है पुनरीक्षण का, या फिर पुनर्जांच, दोबारा जांच करने का केस करना है, या फिर उसको चेक करने का करना है, तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन दी जाती है, केस दायर किया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ किया जा सकता है, अपील की तरह ही इसमें भी होता है। हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, सेम जो कोर्ट है वहाँ कर सकते हैं, दूसरे अदर हायर जो उसके कोर्ट है वहाँ पर कर सकते हैं। फिर से दोबारा उसकी कॉपियाँ हैं, उनको लेकर उनको फिर से कहते हैं रिफ्रेश और रिवीजन और रिव्यू में लगा सकते हैं, और पुनर्जांच हम द्वारा बिठा सकते हैं। और उसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिक्री आ सकती है। अगला आता है हमारा अध्याय 10, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिव टू हाई कोर्ट नॉट बीइंग अ जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। अब इसमें दिया गया है कि जो हाई कोर्ट रहता है उससे रिलेटेड यहाँ पर नियम दिए गए हैं कि जो हाई कोर्ट में, जैसे कि हमारा जो 10वां चैप्टर है हमारा, उसके प्रावधान यहाँ लगेंगे। या हाई कोर्ट यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट में अपील के रिलेटेड जो प्रावधान है, या फिर हाई कोर्ट जो रहता है उसमें जितने भी हमारा जो सिविल कोर्ट वो रहता है हाई कोर्ट, तो उसमें इस अधिनियम के सारे उपबंध लगेंगे, नागरिकों के अधिकार के मामलों में या सिविल मामलों में, उनके बारे में। अगला आता है नेक्स्ट हमारा अध्याय 11, जिसमें कि दिया गया है जो धारा 111 से लेकर 121 तक, टोटल यहाँ पर 11 धाराएं सेक्शनें दी गई है, जिसमें दिया गया है रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में, कि जैसे जो शेड्यूल फर्स्ट रहता है उसमें रूल मेकिंग का पावर रहता है, शक्ति रहता है, या फिर हमारा जो रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं सिविल प्रोसीजर या सिविल मामलों को लेकर, जो या फिर जो हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में दिया गया है। या जो हमारा शेड्यूल फर्स्ट है उसमें पहले से नियम बने गए हैं, जब तक वो अप्लाई होंगे,
हर सिविल मामले में, या फिर जब तक उनको अल्टर नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जाता, या संशोधन करके, जैसे अमेंडमेंट संशोधन करके द्वारा वहाँ पर उन रूलों को चेंज नहीं किया गया, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी रूल हैं उनको वो अप्लाई हो गए हाई कोर्ट के या जितने भी सिविल कोर्ट रहते हैं उनके मामलों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद आता कि हाई कोर्ट की जो पावर रहती है या दूसरे हाई कोर्टों की पावर रहती है, शक्तियाँ रहते हैं, अधिकार रहते हैं रूल बनाने के लिए, रूल मेकिंग पावर रहती है, स्पेशल प्रोविज़न बनाने की जो पावर रहती है, चाहे वो शेड्यूल में है चाहे वो अलग से है, या फिर हमारा जो स्पेशल कमेटी रहती है, ये रूल मेकिंग नियमों को बनाने का जो आयोग रहता है किसी भी राज्य में के कोर्ट में या स्टेट में, वो बना सकते हैं और वो नए नए रूल उससे रिलेटेड नियम बना सकते हैं। कोई भी हाई कोर्ट है अपनी आयोग बिठा सकता है, अपना आयोग, और वो नियम आता है। नेक्स्ट अध्याय हमारा 12वां, जो कि आता है धारा 132 से लेकर 158 तक, जिसमें टोटल 27 धाराएं आती है। और इसमें दिया गया है मिसलेनियस प्रोविज़न दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे असेंबलीज रहती है, हमारा प्रेसिडेंट रहता है, हमारा प्रधानमंत्री रहता है, या हमारा कोई सीएम रहता है, वो सिविल मामलों में, और जो हाउसेज होते हैं स्टेट और लेजिस्लेशन के या सेंट्रल लेजिस्लेशन के हमारे जो हाउसेज रहते हैं, अपर लोअर हाउस रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं, कमेटीज़ रहते हैं, स्पीकर्स रहते हैं, उनके लिए एग्जम्पशन है, मतलब छूट है, उनको छोड़ा गया है, ये बाहर रखा गया है कि उनको कोर्ट में जो है, जो कोर्ट सिविल कोर्ट है, सिर्फ सिविल कोर्ट में उनको अपीयर होने की, स्पेशली खुद अपने आप अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जैसे क्रिमिनल कोर्ट रहते हैं या फिर जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रहते हैं, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, उनमें उनको अपीयर होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा सीएम है केजरीवाल, उसको अपीयर होना पड़ा, वो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में या अदर कोर्टों में उनको अपीयर होना पड़ता है। तो वो थे क्रिमिनल मैटर था, वो आपराधिक मामला था और अपराधीय दंडनीय मामला था। और जैसे कि दूसरा आता है मिसलेनियस में कि रूल मेकिंग रहता है शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में, तो जो हाई कोर्ट उसके रूल बढ़ाता है वो पब्लिकेशन उसकी करे, नोटिस जो है उनके जो है न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में उससे रिलेटेड है। या फिर जैसे हाई कोर्ट की पावर है कि अगला आता है हमारा पार्ट भाग 3, 2, 4, जिसमें दिया गया है चैप्टर जो कि 13, 14 और 15 में दिया गया है। जैसे कि जो ऑर्डर्स रहते हैं, सिविल ऑर्डर्स रहते हैं या सिविल फॉर्म्स रहते हैं, ये सिविल जो शेड्यूल्स में दिए गए हैं, यहाँ पर 5 टाइप्स के शेड्यूल हैं, उनमें ये फॉर्म्स ऑर्डर दिए गए हैं और इसमें अपेंडिक्स दिया गया है। अब अपेंडिक्स होता क्या है, ऑर्डर होता क्या, जैसे ऑर्डर्स होते हैं कि मेरे को कोई जितने टाइप के भी अपेंडिक्स होते हैं वो ऑर्डर कहलाते हैं, और जितने टाइप के भी फॉर्म होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है, चाहे वो अपेंडिक्स का है या टाइप्स ऑफ रूल्स का है या टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं ऑर्डर्स का है, उनका जो फॉर्मेट रहता है उनको फॉर्म्स कहते हैं। फिर इनका जो है सिविल फॉर्म ये सारे ड्राफ्ट किए जाते हैं। फिर उनमें क्या होता है कि जो अपेंडिक्स होते हैं वो कम से कम लगभग जो है जितने टाइप के भी ऑर्डर्स लिए, जैसे कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर है या फिर कोई डिक्री ऑर्डर है या कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर है या कॉपी ऑर्डर है, तो उसमें टाइप्स ऑफ डिक्रियाज दी गई है, जितने उनको अपेंडिसेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ जितना भी उनका जो फॉर्मेट बना है, फॉर्मेट बना हुआ है या ऑर्डर फॉर्मेट बना हुआ है, उनको अपेंडिसेस कहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ डिक्रियों के जो फॉर्मेट बने हुए हैं वो आपको चाहिए, उसकी एप्लीकेशन अटैच करनी है आपने। फिर उसके बाद आता है कि उसमें जो ऑर्डर्स रहते हैं उनका भी फॉर्मेट बना होता है एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आता है कि जो फॉर्म्स रहते हैं, अब ये 13, 14, 15 चैप्टर में इनको अलग से रख दिया गया है, हालांकि है टोटल इसमें 11 ही चैप्टर। फिर दूसरा आता है कि जो अपेंडिसेस रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उनके फॉर्मेट बने रहते हैं। जितने टाइप के अपेंडिसेस होते हैं उतने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और उतने टाइप के क्या बोलते हैं उनके फॉर्मेट बने होते हैं। जो फॉर्मेट है या ऑर्डर फॉर्मेट है या अपेंडिसेस फॉर्मेट है, जो कि इन 5 शेड्यूलों में डिवाइडेड किए गए हैं। तो इसलिए अलग से ये बोलते हैं 13, 14, 15 चैप्टर आता है। और रूल्स भी दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ रूल। जैसे हमें एग्जीक्यूशन डिक्री चाहिए या हमें कोई भी पुराना केस है, डिक्री है, ऑर्डर है, उसका हमें कॉपी चाहिए, तो उसके लिए हमें अपेंडिसेस की जो बोलते हैं जो फॉर्मेट है अलग अलग टाइप के, वो वाले वहाँ पर क्या बोलते हैं, या रिसिप्ट चाहिए, रसीद चाहिए, वो वहाँ से ऑर्डर अटैच करना पड़ता है कॉपियों के साथ। तो ये होता है अपेंडिसेस ऑर्डर और उनके फॉर्मेट का मतलब और फॉर्म्स का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में। और अब आपको जो है यहाँ पर मेरा जो चैनल है
इसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं, वो आप यहाँ से जो है कमेंट में बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिंदी ऑडियंस के लिए है ये यहाँ पर। और आपको जो है शेयर कमेंट करके यहाँ पर फॉलो करना है और फ्री में जानकारी लेनी है और यहाँ पर जुड़े रहना है। अभी सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज